एडमिट कोरोना मरीज 15-15 दिन एक महीने अपने परिवार से नहीं मिल पाते हैं। कोरोना से मुकाबला सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी मरीज को करना पड़ता है और जो बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे में पुणे के एक मिमिक्री आर्टिस्ट कैसे कोरोना मरीजों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, देखिए जरा। नमस्कार रत्नाबाई, कैसी हैं आप? रत्नाबाई बड़े है। अरे वाह, क्या बात है। अरे रत्ना भाई, आपको देख के हमें प्रेरणा मिलती है। शायद आपको भी लगा होगा कि बुजुर्ग कोरोना मरीज से बात करने वाला शख्स अमिताभ बच्चन है। जी नहीं, बिग बी जैसी आवाज, हाव भाव और कद काठी वाले ये जनाब शशिकांत पेडवाल हैं। पेडवाल इसी तरह समय निकालकर कोरोना मरीजों का उत्साह बढ़ाते हैं। उनको पूछो, मैं अगर घर पे आता हूँ क्या खिलाएंगी वो? काय खायला घालणार? काय खाणार? तुम्ही काय मागणार मला सांगा? खिचड़ी 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 खिचड़ी। बरं बरं बरं, काय विषय? हाँ, गावरान पाटली। गावरान चपाती, वाह। वेरी गुड, वेरी गुड। शशिकांत पेडवाल पिछले 12 साल से अमिताभ बच्चन की मिमिक्री कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें विदेशों से भी बुलावा आता है। अमिताभ की एक्टिंग के लिए वो देश के हर राज्य में घूम चुके हैं। कोरोना के मरीज अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। शशिकांत अपनी कला का उपयोग ऐसे मरीजों का मनोबल बढ़ाने में करते हैं। अब तक वो 350 से ज्यादा कोरोना मरीजों से वीडियो कॉल कर चुके हैं। एक आजी है यहाँ पे, वो आपको बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं आपका। इनका नाम है रत्नाबाई। रत्नाबाई अभी से ही बोल रहे हैं अमिताभ बच्चन, वो बोल रहे मेरा फेवरेट है। अरे वाह। जी, अभी वो आपके लिए कुछ न कुछ सुनाएंगे। ओके। नमस्कार रत्नाबाई, कैसी हैं आप? रत्नाबाई बड़े है। जब भी मैं बात करता हूं तो बात करने के बाद उनके चेहरे के ऊपर जो हंसी आ जाती है और जो मुस्कुराहट होती है, तो वो सबसे बड़ी चीज है। और मैं बताना चाहता हूं कि इसका मैं कोई चार्ज वगैरह कुछ नहीं लेता हूं। जो जितना भी काम चल रहा है ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। शशिकांत पेडवाल पेशे से टीचर हैं। अमिताभ का गेटअप लाने के लिए वो मेकअप करते हैं। इसके लिए बाकायदा अलग से वार्डरोब है। मगर इस काम के लिए वो किसी से पेमेंट नहीं लेते। कमाल की बात यह है कि उनसे कभी किसी मरीज ने नहीं पूछा कि क्या वो सच के अमिताभ बच्चन हैं। डॉक्टर साहब को पता है कि अभी इसकी हालत बहुत गंभीर है, हो सकता है कि ये ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब कभी नहीं कहते कि आपकी जो उम्र अभी इतनी है। डॉक्टर साहब कहते नहीं, आप ठीक हो जाओगे। तो मेरा भी मानना ऐसा है कि अगर कुछ अच्छी चीज के लिए अगर आपको झूठ बोलना पड़े तो मुझे लगता है कि मैं लाखों बार झूठ बोल सकता हूं। अगर लोगों के चेहरे के ऊपर हंसी लाने के लिए मैं 1000 बार करूंगा, लाखों बार करूंगा। तो वो आपको अपने घर पे बुला रही है कोरेगांव में। बिल्कुल, उनको कहना एक बार हम जरूर उनके घर पे आएंगे, 100% आएंगे। इससे पहले पेडवाल कैंसर मरीजों से मिलकर उनका भी उत्साह बढ़ाते रहे हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि पेडवाल से मिलने के बाद मरीजों में पॉजिटिव बदलाव दिखते हैं। पुणे के रहने वाले पेडवाल अस्पतालों के पास खुद ही अपनी वीडियो कॉल का प्रपोजल लेकर जाते हैं। काफी अस्पताल उनसे मना भी कर देते हैं तो कुछ तैयार भी हो जाते हैं। शशिकांत पेडवाल जी ने अमिताभ बच्चन के रूप में जिन कोरोना मरीजों से बातें की है, उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें इन मरीजों में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगे हैं। इन डॉक्टरों का मानना है कि बॉलीवुड के कलाकारों ने उनके व्यस्त कार्यकाल से ऐसे मरीजों के लिए कुछ समय निकाला, तो इस महामारी के दौर में मरीजों का इलाज करने में उन्हें कुछ मदद जरूर हो सकती है। कैमरन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। हैदराबाद में घरों की साफ सफाई का काम छूट जाने के बाद एक मां अपने 4 साल के मासूम के साथ ठेले पर सब्जियां बेचने को मजबूर है। ये दिखाता है कि आखिर किस तरह से लॉकडाउन ने गरीबों की कमर तोड़कर रख दी है। गरीबों के साथ ही मध्यम वर्ग भी आमदनी कम होने की वजह से बड़े संकट में घिर गया है।
लॉकडाउन के असर से भारत का गरीब और गरीब हो गया, तो निम्न मध्यम वर्ग की कैटेगरी से भी लोगों को बेदखल करके गरीब बना दिया गया। गली गली गर्मी के इस मौसम में सब्जी बेचती ये महिला लॉकडाउन में ही इस कदर लाचार हो गई कि इसे अपने 4 साल के मासूम को लेकर रोजी रोटी के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। लॉकडाउन की वजह से जो घरों से कामों पे से निकाल दिया गया, क्योंकि मेरे हाथ पे काम नहीं था, तो मैं मेरे बच्चे को भूखा रखना पड़ रहा था। मेरे हस्बैंड नहीं है, इंतकाल हो गया मेरे शौहर का, 6 महीने हो रहा। जब से मैं मेरे बच्चे को मैं संभाल रही, घर की चीज बेचकर मैं ये कारोबार शुरू करी, उसमें भी कुछ भी फायदा नहीं। ये कहानी केवल एक महिला तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत में इस लॉकडाउन ने कैसे गरीबी बढ़ाई है, समझने के लिए जरा इन आंकड़ों को जानना जरूरी है। मार्च 2020 से अक्टूबर 2020 के बीच भारत में 23 करोड़ गरीब मजदूरों की कमाई घट गई। इस दौरान शहरी इलाकों में गरीबी 20 और ग्रामीण इलाकों में 15% बढ़ी। देश में 41 करोड़ से ज्यादा लोग मजदूरी करते हैं, जिन पर कोरोना कहर बनकर टूटा। एक्सपर्ट्स इनको लगातार डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के जरिए मदद मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार केवल मुफ्त राशन ही दे रही है। नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। इस तरह से मध्यम वर्ग भी कोरोना की कहर से थर्रा गया। कोरोना में 3.2 करोड़ भारतीय मध्यम वर्ग से बेदखल हो गए। कोरोना से पहले मध्यम वर्ग में 9.9 करोड़ लोग थे। कोरोना के बाद मध्यम वर्ग में 6.6 करोड़ लोग ही बचे हैं। महज 724 से 1449 रुपए रोजाना कमाने वाले लोग ही मध्यम वर्ग है। कोरोना से पहले 2011 से 2019 के बीच 6 करोड़ लोग मध्यम वर्ग में शामिल हुए थे, लेकिन कोरोना ने महज 1 साल में ही इस कैटेगरी से आधे लोगों को बाहर कर दिया। ऐसे में अब गरीब और मध्यम वर्ग की इन तकलीफों को सरकार कैसे और कब दूर करेगी, इसका सभी को इंतजार है। आज तक ब्यूरो। पहले मुंबई की, क्योंकि जबरदस्त बारिश का अलर्ट पहले ही मौसम विभाग ने जारी कर दिया है, लेकिन बारिश हो भी रही है और इसी की वजह से अंधेरी सबवे में पानी भरना शुरू हो गया है। कुर्ला, सांता क्रूज, अंधेरी सहित कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जबरदस्त बारिश हो रही है। बारिश मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में हो रही है। पहले ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था। बीएमसी ने लोगों को समंदर से दूर रहने की सलाह भी दी है। इस बीच तमाम निचले इलाके पानी भरना वहां पर शुरू हो गया है और इस वजह से मुंबईकरों की मुश्किलें जाहिर सी बात है कि और ज्यादा बढ़ने वाली है। हालांकि शनिवार का दिन होने की वजह से ज्यादातर लोग कामकाज के लिए नहीं जाएंगे। कोरोना की वजह से वैसे ही वर्क फ्रॉम होम कल्चर अभी चल ही रहा है, लेकिन इस बीच अगर गाड़ियां सड़कों पर उतरती हैं या लोग निकलते हैं तो मुश्किलें उनको घेरेंगी। 2 तस्वीरें, अंधेरी सबवे की तस्वीर और दूसरी वेस्टर्न एक्सप्रेसवे विलेपाले की तस्वीर, जहां पर बारिश हो रही है और उसका असर भी दिख रहा है। कई इलाके ऐसे जहां पर पानी भरना शुरू हो चुका है। शनिवार सुबह से ही मुंबई और इसके आसपास के इलाके में तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते जगह जगह जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के अंधेरी सबवे के पास, जहां पर तेज बारिश के बाद अंधेरी सबवे जो है पूरा भर गया है। एहतियात के तौर पर मुंबई पुलिस ने सबवे को बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी गाड़ी जाकर अंदर में किसी तरफ फंस न जाए, लोगों को नुकसान न हो। तस्वीर में देख सकते हैं मुंबई पुलिस के जवान यहाँ पर बैरिकेड कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह जो कोई गाड़ी अंदर न आए और आगे जाकर किसी तरह वो फंस न जाए। आपको बता दें, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक इसी तरह मुंबई में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है, तो कहीं न कहीं मुंबईकरों को भी सतर्क रहना होगा। एजाज खान, मुंबई, आज तक। तो 4 तस्वीरें और इसमें समझिए मुंबई की बारिश और मुंबईकरों का हाल क्या होने वाला है, क्योंकि अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का। 4 तस्वीरें, अंधेरी हिंदमाता सबवे, अंधेरी सबवे और इसके अलावा कुर्ला, ये सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी भरना तय है। भारी बारिश का अलर्ट, मानसून ने दस्तक दे दी है। सीधा चलेंगे, मुस्तफा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी हाल क्या है मुस्तफा मुंबई का, दिखाइए जरा। बिल्कुल नवजोत, मुंबई के लिए जो अलर्ट जारी किया गया है वो संडे और मंडे तक रहने वाला है। एक्सट्रीम
टू वेरी एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल का ये संदेश है। और उसके साथ ही साथ कई ऐसे इलाके हैं जो कि मीठी नदी और इसके आसपास के इलाके जहाँ पे एनडीआरएफ टीम को तैनात किया गया है। फिलहाल मुंबई में बारिश रुकी हुई है, लेकिन मुंबई करों के लिए इन 3 दिनों में आप कह सकते हैं कि कभी भी हालात जो है वो कुछ घंटे की तेज बारिश में बदल सकते हैं। कल रात को जो बारिश हुई थी उसको वजह से सबवे और बाकी के जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी भरा था। पानी को अभी पंप आउट किया गया है, लेकिन उसके बाद जो अलर्ट है वो आज के पूरा दिन, खासकर कल संडे के दिन और मंडे के दिन एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल का अलर्ट जो है मुंबई के कई इलाकों में और मुंबई सबर्बन के कई इलाकों में मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है। तो इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है। और साथ ही साथ दोपहर का जो वक्त है वहां पर 4 मीटर से लंबी, कभी कभी 4.8, 4.9 ऐसी लंबी हाई टाइड जो है वो अरेबियन सागर में देखने के लिए मिलेगी, जिसके चलते अगर उस समय में दोपहर के वक्त में बारिश होती है तो पानी को पंप आउट करना और भी मुश्किल होगा। तो एक तरह से मौसम का जो आप कह सकती हैं कि जो झेलना पड़ी थी तेज बारिश मुंबई करों को, आने वाले 3 दिन सोमवार तक अभी भी अलर्ट रहेगा। इसीलिए मुंबई करों को घर से बाहर निकलने से पहले अपना जो रोड का ट्रैफिक है, नेविगेशन है, वो बराबर से चेक कर लेनी चाहिए ताकि उनको दिक्कतें ना होना। जाहिर सी बात है कि ये अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से भी है। बीएमसी भी पहले ही कह रहा है कि जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले क्योंकि परेशानी हो सकती है। लेकिन ऐसे में मुस्तफा देखिए, बड़ी बात यह है कि जरा सी बारिश अगर होती है तो दावों की पोल खुल जाती है। ये कोई आज की तस्वीर या आज का हाल नहीं, आप पिछले कई सालों का हाल अगर देख लें, तस्वीरें एक जैसी होती हैं, दावे भी एक जैसे होते हैं और हकीकत क्या है वो तो हम और आप सभी जानते हैं। जी बिल्कुल, बीएमसी का आप कहना है कि 30 mm से ज्यादा अगर बारिश 1 घंटे के भीतर होगी तो वाटर लॉगिंग मुंबई के कई इलाकों में होना ही है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि कई दावे जो किए जाते हैं, कई प्रोजेक्ट जिनको अंजाम दिया गया था, उनका कहना है कि अभी उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कुछ और समय लगेगा। तो एक के बाद एक जो हर साल के दावे हैं वो बदलते जाते हैं। उसके साथ ही साथ सिर्फ बारिश की दिक्कतों की बात नहीं होती है, बारिश के मौसम में कई जगहों पर बिल्डिंगें गिरने की और उससे कई लोगों की मौत होने की जो घटना है वो भी मुंबई में सामने आती। तो एक कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर हर साल मानसून सीजन में मुंबई के सवाल उठते हैं। मुस्तफा, नजर आप बना रखिए। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मेरे से मुस्तफा लगातार हमारे साथ बने हुए और दिन भर आपको मुंबई की बारिश के बारे में अलर्ट हम देते रहेंगे। इस बीच मुंबई के लिए ये सालाना मॉनसूनी परीक्षा की तरह होता है और हर बार बारिश में डूबने लगता है पूरा का पूरा शहर। और बीएमसी हर बार इंतजामों के दावे भी करती है, लेकिन बादलों के आगे कम पड़ जाते हैं सारे इंतजाम। साल कितने भी बदल जाएं, कुछ तस्वीरें कभी नहीं बदलती। और ये तस्वीर तो बिल्कुल भी नहीं। वही मुंबई, वही मॉनसून, वही पहली बारिश और वही हाल। मुंबई पर मुसीबत कितनी भी भारी हो, बीएमसी के पास दलीलों की भी कमी नहीं रहती। पर नाले सफाई का ही कारण वो उचित नहीं होता है। नाले तो आपने भी देखे हमारे साथ कितना अच्छी तरह साफ सफाई हुई है, लास्ट ईयर से के ये ज्यादा हुई है। इसका एक ही वजह नहीं होता है नाले सफाई। नाले सफाई का पानी बह के लेके जाने का है, लेकिन जिधर जिधर जो क्रोनिक है उसके अलग भी कारण होते हैं। ऐसा क्यों है कि हर मॉनसून में मुंबई पर ऐसी मुसीबत आती है कि कुछ ही घंटे में चमक दमक वाला शहर अस्त व्यस्त हो जाता है। थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि सड़कें समंदर बन जाती हैं, घरों में पानी घुसने लगता है। हर मॉनसून में मुंबई वाले इसी मुसीबत से लड़ते हैं। हर बार बारिश के बीच लोग जैसे तैसे काम पर पहुंचते हैं। मॉनसून के मौसम में लोगों के लिए काम पर जाना और घर लौटना जंग लड़ने से कम नहीं है। हिंद माता हो या किंग सर्कल या अंधेरी सबवे, ये मुंबई की दुखती रग है। टीवी पर खबर देखने वाला शायद ही कोई शख्स ऐसा होगा जो मुंबई के इन इलाकों से वाकिफ ना हो। बारिश में सबसे पहले इन्हीं इलाकों में पानी भरने की खबर आती है। ऐसा क्यों होता है? कुछ करते क्यों नहीं?
यही सवाल आज जब मीडिया ने मुंबई के मेयर से पूछ लिया तो सुनिए उनका जवाब। आपने कल ही हमने एक महानगर पालिका ने तय किया है कि दोनों तरफ से जो हिंद माता का तो प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही कम अभी पानी हो रहा है, पानी तुरंत जा भी रहा है। मुंबई के भांडुप इलाके से आई इस सीसीटीवी वीडियो को देखिए। बुधवार का है जब मॉनसून की मुंबई में एंट्री हुई थी। बुधवार को मुंबई में दिन भर बारिश हुई थी। ऐसी तेज बारिश में फुटपाथ पर चल रही एक महिला अचानक मेन होल का कवर टूटने से नाले में गिर गई। महिला की किस्मत अच्छी थी कि नाला सिर्फ 3 फीट गहरा था, इसलिए जान बच गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये पहली बार नहीं है जब इस इलाके में ऐसा हादसा घटा हो। स्थानीय लोग बरसात में मेन होल के पास बैरिकेड की तरह रस्सी भी लगा देते हैं, पर कई लोग इसे समझ नहीं पाते और हादसे का शिकार हो जाते हैं। करते पहला पानी हमारा विलेज रोड में पहला पानी भरता है और भरेगा पूरा गटर का ढक्कन खुल जाता है और इधर कोई आता नहीं है देखने के लिए। हम लोग 10 बार जाओ कंप्लेंट करने के लिए। बच्चे लोग अभी तो चलो स्कूल बंद है, तभी तो स्कूल था तो स्कूल बच्चे लोग इसके ऊपर से चल के जाते थे। लोग इन बड़े लोग खड़े रहते थे कि इधर से मत जाओ उधर से जाओ करके बोलने के लिए। पानी भरने के बाद ना जब कोई आता नहीं, दूसरे दिन फिर आएंगे, खाली आके ऐसे देख के निकल जाएंगे सब। मॉनसून में इस बड़ी मुसीबत से मुंबई को बचाने के दावे हर बार किए जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ था। बीएमसी ने फ्लड फ्री मुंबई का सपना दिखाया था। मुंबई में 386 ऐसी जगहों की पहचान की गई थी जहां पर मॉनसून में बाढ़ के हालात बन जाते हैं। इनमें 58 ऐसी जगह हैं जहां पर सुधार के लिए 150 करोड़ रुपए का अलग से बजट रखा गया था। बाढ़ वाली 386 जगहों में बीएमसी का दावा था कि इनमें 171 जगहों को फिक्स कर दिया गया, यानी यहाँ काम पूरा हो गया। 118 जगहों को 2022 के मॉनसून से पहले ठीक करने की बात कही गई। कहा गया था कि नाले चौड़े किए जाएंगे, ड्रेनेज सिस्टम के अंदर रुकावटें दूर होंगी, अतिरिक्त नाले बनाए जाएंगे, बड़े बड़े अंडरग्राउंड वाटर टैंकर बनाए जाएंगे। बीएमसी दावे कितने भी करे, कितने भी काम गिनाए, लेकिन एक बारिश में ही क्या हुआ ये पूरी मुंबई ने देख लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कल करीब 5 घंटे तक बैठक की थी। प्रधानमंत्री मोदी कई मंत्रियों से भी मुलाकात कर चुके हैं। माना यह जा रहा है कि मंत्रियों से मिलने का सिलसिला आज भी जारी रह सकता है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कल भी मुलाकातों का सिलसिला चला, आज भी क्या माना जाए? देखिए नवजोत, पिछले ये कह सकते हैं कि 3 दिन से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंत्रालयों के मंत्रियों से मिलकर उनके विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और उनके साथ उस वक्त रहते हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। लेकिन कल अमित शाह भी थे और कल जो है जितेंद्र सिंह और रविशंकर प्रसाद वहां पर थे। उनके मंत्रालयों की लेकर जो है वो वहां पर समीक्षा की गई है और जो काम पिछले 2 सालों में है उनको पूछा जा रहा है कैसे क्या किया गया है और आगे क्या प्लान है। तो ये एक इस तरीके की एक्सरसाइज जो है वो हमेशा कैबिनेट एक्सपेंशन से पहले ही होती है, जब मंत्रियों के मंत्रालयों का जो है रिव्यू किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। पिछले 7 सालों में ये देखने में आया है कि मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले इस तरीके की एक्सरसाइज की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से जो है विस्तार नहीं हुआ है। जी, यानी सीधा है कि रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। हिमांशु, नजर आप बनाए रखिए, हम लौटेंगे आपके पास। इस बीच यूपी में भी मंत्रिमंडल विस्तार की खबर है। चुनाव में अभी 6 महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन उससे पहले कल दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक करीब 1.5 घंटे की इस मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है।
योगी जी ने बिना बोले अपने आचरण से सिद्ध कर दिया कि ये सब मान्यताएं गलत होती हैं। आधुनिक युग ऐसा हो नहीं सकता और इसलिए मैं योगी जी को हृदय से बधाई देता हूं। जो कार्य मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार ने इस देश के अंदर किए, क्या कोई सोचता था? योगी सरकार बनी कुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम योगी सरकार। तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे के मुखिया की तारीफ, बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड के सबसे बड़े चेहरे को सलामी। जय श्री राम का। योगी के हर दाव पर वाह वाह। बहुत उत्तम तरीके से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, सभी दिशाओं में विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। आखिर यूपी में ऐसा क्या हुआ कि तारीफ अब मुलाकातों में तब्दील हो गई? यूपी में ऐसा क्या हुआ कि ये मुलाकातें सवालों में तब्दील हो गई हैं? इस मेल में बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि सवाल देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत का है, क्योंकि सवाल 403 विधानसभा सीटों का है, क्योंकि सवाल 80 लोकसभा सीटों का है। ये लखनऊ की सियासत है जो दिल्ली की गद्दी का फैसला करती है, जो देश की गद्दी का फैसला करती है। ये लखनऊ की सियासत है जिसके दम पर पीएम मोदी ने जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़े। उसी सियासी खेल में उलझे मांझों को सुलझाने की तस्वीर है ये मुलाकात। योगी के दिल्ली में 24 घंटे 2024 तक का पूरा खाका है, जिसकी पहली परीक्षा 2021 चुनाव में होनी है। दिल्ली के 6 किलोमीटर के दायरे में चल रही सियासी हलचल विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी का रुख साफ करने वाली है। योगी का काफिला यूपी से अचानक दिल्ली रुका, जहां वो अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे। ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे चली। इसके बाद योगी ने पीएम मोदी से मुलाकात की और फिर योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा के आवास पर जाकर भेंट की, जिसके बाद वो राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले। इन सब में सबसे अहम रहा पीएम मोदी से मिलना। कई तरह के कयासों और संभावनाओं के बीच हुई इस भेंट के बाद योगी आदित्यनाथ ने धन्यवाद से भरा ट्वीट किया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से शिष्टाचार भेंट और मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी व्यस्तम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने व आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद ये साफ हो गया है कि वहां सरकार और संगठन में कोई भी फैसला लेने से पहले दिल्ली का ग्रीन सिग्नल लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्टी को योगी सरकार के कामकाज को लेकर जो फीडबैक मिला है वो चुनावी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है और इसीलिए पार्टी नेतृत्व ने अब यूपी को लेकर कड़े फैसले लेना शुरू कर दिया है। ये माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का दिल्ली आने का बुलावा 2022 की चुनावी तैयारियों का हिस्सा है। योगी वापस लखनऊ जाएंगे तो उनके पास 2022 के यूपी विजय का ब्लूप्रिंट मौजूद होगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने 8 फॉर्मूले तय कर लिए हैं। ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण, गरीब कल्याण की योजनाओं में तेजी, नए नए दलों से गठबंधन, केंद्र में यूपी के सांसदों को मंत्रालय, अन्य पिछड़ी जातियों को जोड़ना, विकास योजनाओं को पूरा करना, संगठन में मजबूती लाना, यूपी कैबिनेट में फेरबदल। ये सिर्फ 8 फॉर्मूले नहीं है, बल्कि ये उस समस्या का हल है जो यूपी में बीजेपी का गणित बिगाड़ सकता है। ये सिर्फ मुलाकात नहीं है, बल्कि ये समाधान है। ये सिर्फ शिष्टाचार नहीं है, बल्कि सियासी खेल भी है। मुस्कुराइए, ये लखनऊ की सियासत है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।